पता नहीं इतनी रात को कौन सा स्टेशन आया होगा। गाड़ी जब एक स्टेशन पर रुकी तब सुनिधि ने अपने मोबाइल में समय देखा। सुबह के 4:30 बजे थे। एक तो आदतन सुनिधि की नींद जल्दी खुल गई, ऊपर से अभी कंपार्टमेंट में थोड़ी हलचल हो रही थी। कुछ लोग चढ़ रहे थे तो कुछ लोग उतर रहे थे, इसीलिए इतनी आवाज़ होना स्वाभाविक था। कौन सा स्टेशन आया है भैया? सुनिधि ने रेलवे के पेंट्री स्टाफ से पूछा तो उसे जवाब दिया, जी मैडम, कानपुर आया है। ओह, तो अब मुझे नीचे का बर्थ छोड़कर ऊपर के बर्थ पर बैठना पड़ेगा। सुनिधि अपने आप ही बुदबुदाई। तब तक सुनिधि के सामने वाले बर्थ पर सोई हुई उसकी सहयात्री महिला की भी नींद खुल गई और उसने सुनिधि से पूछा, कितना टाइम हुआ है? जब सुनिधि ने कहा, अभी सुबह के 4:30 बजे हैं, तब दोबारा ये बोलते हुए सो गई कि मुझे सुबह 6 बजे जगा देना। तभी उसने देखा एक बुजुर्ग महिला और एक पुरुष उसकी बोगी में ही आ रहे थे। सुनिधि समझ गई अब उसे ये लोअर बर्थ छोड़कर अपर बर्थ पर बैठना पड़ेगा। अगर इस सीट पर कोई जेंट्स पैसेंजर होता तो वो उससे रिक्वेस्ट कर सकती थी कि वो ऊपर की सीट पर चला जाए और नीचे की सीट पर उसे रहने दे। वैसे भी अब मुश्किल से 5-6 घंटों का ही तो सफ़र रह गया था। आखिर कानपुर से दिल्ली है ही कितना दूर। बचपन में एक बार सुनिधि ऊपर के बर्थ पर चढ़ते हुए नीचे गिर गई थी। तब से उसके मन में ऊपर के बर्थ पर चढ़ने से एक डर सा समा गया था और अब दाएं पैर के लिए वो कुछ ज़्यादा ही एहतियात बरतने लगी थी। वो सोच रही थी कि एक बार उनसे कहकर देखेगी कि बस मुझे कोने में बैठने दीजिए। ऊपर चढ़ने में मुझे बहुत डर लगता है, ना हो तो अपने लिगामेंट की प्रॉब्लम बता देगी। नहीं नहीं, अपनी कोई कमज़ोरी बताकर वो सहानुभूति लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा, सोचकर सुनिधि ने एक दीर्घ निश्वास लिया। वो जानती थी कि चूंकि अभी अभी ट्रेन में प्रवेश किए हुए उसके सहयात्री में एक महिला थी, तो अब किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की उम्मीद करना बेकार है। अतः सुनिधि नीचे के बर्थ से अपना सामान समेटने लगी। आप अपना सामान इसी बर्थ पर रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले बर्थ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ से अब दिल्ली कुछ ही घंटों का तो सफ़र है। वो तो हम दोनों नीचे इसी बर्थ पर बैठ जाएंगे और बोलते बतियाते ही सफ़र कट जाएगा। सुनिधि को आवाज़ जानी पहचानी सी लगी, तो उसने मुड़कर देखा तो उसका अंदाज़ा सही निकला। वो अनीता जी ही थी। तो इसका मतलब उसके साथ जो पुरुष है वो विकास है। सुनिधि ने चौंक कर सामने देखा तो विकास उसे चोर नज़रों से देख रहा था। एक बार को तो दोनों की नज़र टकराई, पर फिर दोनों आजू बाजू देखने लगे। न जाने क्यों आज भी सुनिधि विकास की उन चोर नज़रों का सामना नहीं कर पाई, जो उसे देखकर भी नहीं देख रही थी। वैसे भी कहते हैं जिसे प्यार करते हैं उसे आंखें नहीं मिला सकते। निधि भी विकास की निगाहों का सामना नहीं कर पाई। वैसे सुनिधि से नज़र मिलाने का साहस विकास में भी कहाँ था। अनीता जी के सवाल का जवाब देना तो ज़रूरी था, सो सुनिधि ने साहस करके जवाब दिया, जी नमस्ते, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कैसा बेवकूफ़ी वाला सवाल था। अब ट्रेन दिल्ली जा रही थी तो दिल्ली ही जा रहे होंगे ना। सुनिधि हड़बड़ी में कुछ भी बोले जा रही थी। वैसे भी विकास से नज़रें मिलने के बाद वो सामान्य कहाँ रह पाती थी। उससे ताज्जुब तो इस बात का हो रहा था कि अभी तक विकास ने उससे कुछ नहीं कहा था। बेटा, हम दिल्ली जा रहे हैं, तुम भी शायद दिल्ली ही जा रही हो। जी, सुनिधि ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। वो शिल्पी की शादी दिल्ली में हुई है ना, उसके घर में नन्हा मेहमान आया है, इसीलिए हम उसे देखने जा रहे हैं, अनीता जी ने कहा। सुनिधि ने गौर किया, अब तक विकास ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। अनीता जी ने कहा तोड़ने को तैयार बैठी थी। सुनिधि ने सुन लिया, पर प्रकट में सुनिधि शांत रही। उसे तो पहले भी पता था कि अनीता जी उसे पसंद नहीं करती।
बात तो विकास की थी। वो जानना चाहती थी कि विकास को कितना पता है, या अनीता जी ने विकास को क्या बताया है, कितना सच और कितना मिला जुला कर, तड़का लगाकर। उसे तो अब तक ज़रूर कुछ पूछ चुका होता, कुछ और ना सही तो झगड़ ही लेता। खैर, मुझे क्या, रहे अपनी अकड़ में। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।